नमस्कार और जय हिंद। हमारी इस खास पेशकश युद्ध भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे साथ है प्रेरणा। आज क्या हुआ युद्ध भूमि के अंदर, पिछले 24 घंटे की बात करेंगे, आगे के 24 घंटे का भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डील के आसपास भी पहुंचे हैं ईरान और अमेरिका। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पर चिंता के बादल छटने का नाम नहीं ले रहा है। सीज फायर के बीच एक बार फिर से स्थिति बेहद तनावपूर्ण होती दिखती है। हॉर्मुज में दोनों देश की सेना एक दूसरे पर वार पलटवार में जुटी है। ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि उनकी सेना ने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया और इसे मार गिराया, लेकिन ईरान के दावे को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खारिज कर दिया है और फैक्ट चेक करने को कहा है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले 60 दिन के लिए सीज फायर पर सहमति बन गई है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते का मकसद संघर्ष विराम को आगे बढ़ाना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना और हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रखना है। ऐसे में अब दुनिया की नजर सिर्फ ट्रंप पर टिकी है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि शांति समझौते को लेकर इस तरह के दावे पहले भी किए जा चुके हैं, पहले भी किए गए हैं। युद्ध भूमि में अगले 1 घंटे में अब इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका और ईरान में सीज फायर की और शांति की कोशिशों के बीच मिडिल ईस्ट में एक बार फिर स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। शुक्रवार सुबह ईरान के तटीय प्रांत बुशर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसे लेकर ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराया है। हालांकि ईरान के इस दावे को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स पर फैक्ट चेक के नाम से किए पोस्ट में लिखा है कि ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि उसकी सेना ने यूएस का एक फाइटर जेट बुशर शहर के पास मार गिराया है। ये पूरी तरह गलत है। कोई भी अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया। अमेरिका के सभी एयर एसेट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने एक और दावा किया था, जिसमें बताया गया कि ईरानी सशस्त्र बलों ने देश के दक्षिणी हिस्सों से कई मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिनके सटीक ठिकानों का अभी पता नहीं चला है। साथ ही खबर यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को चेतावनी देने के लिए ईरानी सेना ने समुद्र में भारी गोलीबारी की है। ईरान की इस कार्रवाई से समुद्री इलाकों में दहशत का माहौल है। ईरान की यह सैन्य कार्रवाई तब हुई है जब पिछले दिनों हॉर्मुज के पास दोनों देश की सेनाओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया था। ईरान अमेरिका में इस तनाव का असर ओमान पर भी पड़ता दिख रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ओमान को हॉर्मुज टोल प्रणाली में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली है। एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ओमान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इसके बाद ओमान के रुख में बदलाव देखा गया। ओमान ने साफ कहा कि वो टोल वसूली के मसले पर ईरान के साथ खड़ा नहीं है। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोनों देश सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। वहीं ट्रंप के तेवर ढीले पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल कई हैं, जिसका जवाब हम एक्सपर्ट के जरिए तलाशेंगे। इससे पहले कि अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, मिडिल ईस्ट टकराव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी खबरें बता देते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। जैसा कि हम रोज आपको बताते हैं, तो कुल मिलाकर हम बातचीत का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन अपडेट्स क्या कुछ कहते हैं। ईरान ने अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया। यह दावा है ईरान का, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों का सीधे सीधे खंडन कर दिया। यह कहा कि ये जो खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है। ईरान का साथ देने पर ओमान को भी चेतावनी लगातार अमेरिका दे रहा है। ट्रंप ने बयान दिया, अमेरिकी वित्त मंत्री ने ओमान को चेतावनी दी है। जी हां, आपको बता दें, ईरान अमेरिका में जंग समाप्त होने के आसार है, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन अब तक आपको बता दें कि जो समझौता तैयार हो रहा है, जिसकी ड्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक हामी नहीं भरी है। राष्ट्रपति ट्रंप का समझौते पर फाइनल मुहर बाकी है। जेडी वेंस ने प्रस्तावित डील की पुष्टि की है, लेकिन ट्रंप की तरफ से इस पर अभी थम्स अप नहीं दिया गया है, जो कि इस पूरे मामले को, इस बैक चैनल डिप्लोमेसी को, दीपक सर, मुझे ऐसा लगता है कि और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहले आप लगातार बातचीत का जिक्र करते हैं कि हम बैक चैनल बातचीत कर रहे हैं, 60 दिन तक सीज फायर बढ़ जाएगा, लेकिन अब ट्रंप तो मान ही नहीं रहे हैं।
हाँ, जेडी वेंस ने एक बात जरूर कही है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा ईरान और अमेरिका के बीच है कि उसके पास जो लगभग 900 पाउंड्स का इनरिच्ड यूरेनियम है, 440 किलो, उसका क्या करेगा। तो जेडी वेंस ने अपने इस प्रस्तावित जो ट्रूस है या थोड़े दिन के लिए समझौता है, उस पर उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर ईरान बातचीत शुरू करेगा। लेकिन जिस तरह के हालात दोनों देशों के बीच हैं, क्या उस पर एक एमओयू में स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं होना चाहिए? क्या उस पर बातचीत के आधार पर ही होना चाहिए? और ट्रंप इसको लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। मामला कहां फंसता है? जेडी वेंस तो चाहते हैं कि सहमति बन जाए। जेडी वेंस इस युद्ध के ही खिलाफ हमेशा से रहे हैं। तो प्रेरणा, मैं ये कहूंगा, ट्रंप क्या कर दें, कब कैसे इसका विश्लेषण कर दें और कब कहां पे किस तरह की बाइंडिंग लगा दें, वो अपने आप में एक अलग बात है। और जहां तक सेंटकॉम की बात है, कोई भी देश नहीं मानता प्रेरणा कि उसका जहाज गिरा है। लेकिन अमेरिका में जो ये पूरा युद्ध हुआ या मिलिट्री ऑपरेशन जिसको अमेरिका कह रहा है, उस मिलिट्री ऑपरेशन में 42 उसके विमान या तो मार गिराए हैं या उनको नुकसान हुआ है या वो ग्राउंड हो गए हैं। ये तमाम बातें अमेरिकी मीडिया ने सार्वजनिक तौर पर लिखी है। ट्रंप क्या फाइनल मोहर लगाएंगे, इसके बारे में हम 2:30 बजे बात करेंगे। क्या ये युद्ध रुकने का संकेत है? लेकिन आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ईरान ने हवाई जहाज मार गिराने का दावा किया है और ईरान एक बार एग्रेसिव होकर फिर समुद्र पर फायरिंग कर रहा है, उसको लेकर हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर है, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ हैं जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा। मुझे बताइए, ये फाइटर जेट मार गिराए जाना, कोई सेना ये नहीं मानती और वो भी अमेरिका तो कतई नहीं मानेगा कि उनका फाइटर जेट मार गिराया गया है। क्या ईरान में इतनी कैपेबिलिटी बची है कि वो एक फाइटर जेट को मार गिराए? देखिए, मैं आपको एक भी चीज बताता हूं कि फाइटर जेट को मार गिराने की कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगता ईरान के पास है, खास करके F-35 जैसे फाइटर जेट की। क्योंकि देखिए, जब से ये युद्ध प्रारंभ हुआ है, एक चीज बिल्कुल क्लियरली उभर करके सामने आई है कि ईरान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हद तक डिग्रेडेड है। आप देखिए किस प्रकार से इजराइल ने लगभग 1500 एयर स्ट्राइक्स ईरान में करी हैं और इजराइल के एक भी एयरक्राफ्ट को खरोंच भी नहीं आई है। इससे ये बात क्लियर है कि ईरान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिग्रेडेड है। दूसरी बात, जहां तक अमेरिका के एयरक्राफ्ट लॉसेस का सवाल है, उसमें से पहली बात तो बल्क जो है वो ड्रोन्स हैं, उनके MQ-9 हाई एंड ड्रोन्स हैं, बहुत महंगे हैं। दैट इज नॉट द इशू। जब ड्रोन है वो पायलट लेस होता है और ये जब ड्रोन को हम लॉन्च करते हैं तो उसको वापस लाने के बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं। अधिकतर ड्रोन तो जो इसी प्रकार के होते हैं जो कि आत्मघाती ड्रोन होते हैं, वो गए, उसमें आपने एक्सप्लोजिव डाल दिया और वो मात खत्म हो गए। तो अमेरिका को भी जो नुकसान हुआ है वो मुझे लगता है ईरानी एयर डिफेंस के मुकाबले अपने खुद के गलती से या कुछ फ्रेंडली फायर से या कुछ इस प्रकार से ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए 42 भी हुए हैं तो इतने बड़े युद्ध में जब आपने 2500 एयर स्ट्राइक्स वहां पर करी हैं, 42 विमानों का या 42 एरियल प्लेटफॉर्म्स का नुकसान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका जैसी एयरफोर्स जो कि बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही पावरफुल एयरफोर्स है, उसके विमानों का नुकसान हुआ है। ये बात दीपक मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ईरान इज विनिंग बिकॉज इट इज नॉट लूजिंग। तो ये ईरान को लग रहा है, ईरान के लिए कहा जा सकता है। तो इस पैमाने को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि कोई हमें इस प्रकार का इनपुट भी है कि उनके बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस के एसेट्स रशिया से या चाइना से या कहीं और से उनके पास आए हैं, ऐसा भी कोई इनपुट हमारे पास नहीं है। तो संभावना है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए आपको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की जरूरत नहीं है, इन्फेंट्री यूनिट के छोटे हथियार से भी आप दुश्मन के जहाज को गिरा सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है और हमने युद्धों में इस चीज को होते हुए देखा है, समझा नहीं? तो ये संभव है, लेकिन ईरान की एयर डिफेंस एबिलिटी दोबारा रिस्टोर हो गई है, इस पर मुझे बहुत बड़ा संशय है। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक इस प्रकार की कोर्सिव डिप्लोमेसी अमेरिका, अभी देखिए हम लोग बात कर रहे हैं MOU वगैरह की, उन्होंने वीटो कर दिया ऑलरेडी मुज्तबा खामनेई ने।
उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई इस तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये मुझे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं ये देना चाहता हूं कि संभावना ईरान की वजह से वो एयरक्राफ्ट गिरने की कम है। अपनी वजह से अगर अगर गिरा है तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दीपक। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, आप देख रहे हैं कि युद्ध विराम हुए भी 1 महीना से ऊपर हो गया है। दोनों सेनाएं अलग अलग ढंग से रिग्रुप कर रही है। अमेरिका भी कर रहा है, उसने नेवल ब्लॉकेट किया, उसने अपना रीइंफोर्समेंट और पक्का किया होगा। मैं ये मान के चलता हूं। आपको क्या लगता है, आपके आकलन के अनुसार अगर ये युद्ध चलता रहा तो ईरान और कितने दिन तक युद्ध लड़ सकता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? देखिए दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि ईरान एक लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। और ईरान की जो रणनीति ऐसे में होगी कि वो अमेरिका को वहां पर एक सीज फायर को करा करके अधिक से अधिक वहां पर उसके एंगेजमेंट्स को रखे। और ये अमेरिका को वहां पर एक इंट्रैप करने की जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम की जो रणनीति है वो अवश्य दिखाई देती है। और इसी वजह से वो अपने जो डील मेकिंग को लेकर के किसी कमिटमेंट को वो नहीं कर रहे हैं और अनेक तरीके के उसमें वो डिसरप्शंस भी पैदा कर रहे हैं। जैसे कि हाल में आपने देखा कि उन्होंने कुछ हमले किए जो यूएस के जो शिप्स पास कर रहे थे, या यूएई पर जो हमले किए, और स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर के उनका जो रुख है वो एडमेंट है। तो ये जो ईरानियन जो डिसरप्शंस हैं वो उनको उसको करके वो अमेरिका को वहां पर एंगेज करके रखना चाहते हैं। वो एक रणनीति अवश्य है, लेकिन उनका एक लंबे समय तक युद्ध लड़ने की उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है। और यदि और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जहां तक स्टेट ऑफ हार्मूज का प्रश्न है, स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉकेड की स्थिति में रखना ईरानियन इस्लामिक रिजीम के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो रहा है, सेल्फ डिफीटिंग साबित हो रहा है, और वो भी लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। तो स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर के मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि जरूर ईरानियन इस्लामिक रिजीम पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर के उसमें कुछ प्रगति हो सकती है। ये जो बातचीत चल रही है अब उसमें अब देखना है कि किस तरीके का उसमें टेक्स्ट आया है, क्या ड्राफ्ट है, और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप उस पर अपनी फाइनल सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये अभी बाकी है। लेकिन इस पूरे डील में जो कि सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए ही की जा रही है, 60 डेज के सीज फायर को बढ़ाने के लिए ही की जा रही है। इस जो प्रस्तावित जो एक एक्सपेक्टेड जो ये डील है वो कोई पीस डील नहीं है, बल्कि एक टाइम बाई और करने की जो कोशिश है वो दोनों पक्ष कर रहे हैं। 60 दिनों तक इसको बढ़ाने का प्रस्ताव है। लेकिन इसमें मैं स्टेट ऑफ हार्मूज के संदर्भ में प्रगति अवश्य उसकी आशा करता हूं, क्योंकि उसको लेकर के ईरान के ऊपर बहुत दबाव है, और अमेरिका और पूरा विश्व भी ये चाहता है कि वहां पर ये जो स्टेट ऑफ हार्मूज का नॉर्मलाइजेशन हो। तो मैं उसको लेकर के जरूर आशान्वित हूं। लेकिन ओवरऑल जो पीस डील है उसमें जो डिसरप्शंस हैं वो लगातार अभी बने रहेंगे, क्योंकि जो विश्वास का बहुत बड़ा संकट, अविश्वास की गहरी खाई अभी भी बनी हुई है। जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि एक नया तरीके का स्टेटस को बनाना, नई तरीके की सहमति बनाने में एक लंबा समय लग सकता है। तो इस डील को लेकर के मैं सीज फायर को बढ़ने को लेकर के तो मैं जरूर मैं देखता हूं कि ये बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि बहुत लंबे समय तक वहां युद्ध करे। लेकिन ये जो एंगेजमेंट्स हैं, जो तनाव है, जो वोलेटिलिटी है, जो अस्थिरता है, वो निसंदेह लंबे समय तक बनी रहेगी। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। ठीक है डॉक्टर अजीत, आप एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन पर आ गया है। वो चाहता है हम तो डूब रहे हैं, अब अमेरिका की भी ऐसी स्थिति कर दें कि अमेरिका घुटनों पर आ जाए। इन तमाम चीजों के बीच, मुस्तफा खामनेई के वीटो के बीच क्या इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, या और ट्रंप इसको मानेंगे? ये भी बड़ी बात है। बड़ी है दीपक जी, संभावना बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 2 दिन में अगर 72 घंटे की बात की जाए तो 2 डेवलपमेंट हुए। एक तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप का पहले बयान आता है, सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा। उसके बाद वहां के जो डिफेंस या वॉर मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आया, और फिर जेडी वेंस का आया। तीनों का लगातार एक तरह से कहिए कल 48 घंटे के अंदर स्टेटमेंट आना दिखाता है। और इसी मुद्दे पे, बातचीत के ही विषय पे, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपने रुख में थोड़ा सा नरमी की ओर है।
पहले से, हालांकि वो एक नैरेटिव उस तरह का कह रहे हैं, लेकिन वहां भी अब दो धड़े में जो बटा हुआ है, नरम दल और गरम दल। नरम दल में जेडी वेंस आगे अब बढ़ के कह रहे हैं, गरम दल अभी भी जो वॉर उसके सेक्रेटरी हैं वो अपनी जगह अड़े हुए हैं, ट्रंप भी अभी वीटो उनका देना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है द वेरी फैक्ट की बातचीत की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, दोनों पक्ष प्रेशर में है, ईरान पे भी कम प्रेशर नहीं है। जैसा कि संजीव जी ने भी कहा और हमारे माथुर साहब ने भी कहा कि आर्थिक नाकाबंदी को और अमेरिका टाइट करता जा रहा है। आज भी उसने सैंक्शंस और बढ़ाए हैं एंटिटीज पे। लगभग अब 15 ऐसे एंटिटीज हैं जो सिंगापुर, हांगकांग और इवन दुबई में, इन पे अब ज्यादा और कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी तरफ ओमान को भी एक तरह से लपेटा गया है। कल तो ट्रंप ने उसको पहले तो उड़ाने की धमकी दी, अब उसको वहां के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री, वो कह रहे हैं ओमान पे भी हम सैंक्शन लगा सकते हैं। थोड़ी सी ओमान के एम्बेसडर से भी उन्होंने बात की है। तो लग रहा है एक तरफ तो ओमान ने मना कर दिया टोल वाले मामले पे, दूसरी तरफ ईरान में जो अभी परेशानी ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी को लेके हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भी अब पीछे की ओर चल रहा है। 30 दिन 60 दिन ये पेच लगा हुआ है, कोशिश करेगा हॉर्मुज को लेके, चूंकि उसकी अभी एडवांटेज है ईरान की, तो वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करने की। और इसमें ट्रंप भी पहले से पीछे हटे हैं। इजराइल की यहाँ भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इजराइल की भूमिका महत्वपूर्ण। अब इजराइल ने भारत के बारे में क्या बोला है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इजराइल के इस बयान को लेकर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है। इजराइल ने कहा है कि सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में उसे भारत से ही मिलता है और इजराइल के समर्थन में भारत का एक बड़ा तबका है। लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर शाहदेंदु, क्या आपको लगता है कि ईरान इस वक्त इस सिचुएशन में है कि जो उसके ड्रोन्स का स्टॉक खत्म हो गया है, मिसाइल्स का स्टॉक खत्म हो गया है, उसको वो फिर से बनाए? और क्या उसको इसके लिए गुपचुप रशिया और चाइना का सहयोग मिल रहा है? क्या अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो इसके लिए इस युद्ध विराम के बीच रशिया और चाइना ने उसको सहयोग किया है क्या? इसके बारे में सबसे पहले आप अपना आकलन बताइए और जानकारी भी बताइए कि ऐसी खबरें आई हैं कि रशिया और चाइना छुपकर जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की एनालिसिस है कि ईरान ने इस युद्ध विराम का पूरा फायदा उठाया है। उसने अपने मिसाइल लॉन्चिंग साइट को रीसाइट किया है, मिसाइल का इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसमें तेजी लाया है। ड्रोन जो एक लो टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जाता है, लो कॉस्ट ऑप्शन है, उस पर जरूर काम हुआ होगा और एक तरीके से रीबिल्डअप किया। कोई भी सेना इस पॉज को जाया नहीं करने देगी। अमेरिका ने भी अपने उसी तरीके से सैनिक की प्रिपरेशन रखी, बल्कि और इंटेंस किया है। यही ईरान ने भी किया है। ईरान आज की डेट में जो बोला जा रहा है कि उनके जखीरे खत्म हो गए, बैलिस्टिक्स खत्म हो गए, ड्रोन खत्म हो गए, जब आपका इंडिजिनस प्रोडक्शन, आपके पास तमाम तरीके के रॉ मटेरियल है और इस रॉ मटेरियल को सप्लाई करने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाइना उसको लगातार इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है, रॉ मटेरियल दिया है। युद्ध शुरू होने से पहले बहुत बड़ी मात्रा में उसके जो जहाज थे वहां तेहरान में उतरे थे, तो पूरी की पूरी तैयारी है। और जहां तक ईरान के एयर डिफेंस का सिस्टम है, उसके पास S-400 है, उसके रशिया का दिया हुआ S-400 जिसका वो बखूबी से इस्तेमाल कर रहा है। उसके डिस्ट्रक्शन की कोई खबर नहीं आई है और उसका किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो आज की डेट में कोई भी नेशन, और ईरान का IRGC जो है एक बड़ी सजग और बहुत ही एक्टिव फोर्स है जो कि पूरे युद्ध का मैनेजमेंट उसके पास है। तो लिहाजा ईरान की जो भी पॉसिबिलिटी आप जता रहे हैं, बिल्कुल उसी लाइन पे काम किया है। उन्होंने अपने ड्रोन्स बनाए हैं और कई ऐसे मिसाइल उनके पास अभी भी हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने जब दियागो गार्सिया पे मिसाइल फायर किया था तो वो एक एग्जीबिशन था। उन्होंने एक चीज जो बताई थी कि 4000 किलोमीटर तक उनकी मिसाइल फायर कर सकती है। उसके पहले सारे लोग 2000-2500 की लिमिट पे लगा रहे थे। जब वो मिसाइल फायर हुए तब यूरोप भी सकते में आए, तब अमेरिका भी सकते में आओ। और इस तरीके की मिसाइलें मेरा मानना है ये और भी होंगी ईरान के पास। अभी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। आपने जरूर वहां डिस्ट्रक्शन बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया है, 3000 से ज्यादा लोग मार दिए, लेकिन मिलिट्री का जो सेटअप है, जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, जो उसका डिसेंट्रलाइज रिसोर्सेज है, वो अब मेरा मानना है कि इसमें और बिल्डअप हुआ है। तो लिहाजा ईरान को अगर अमेरिका गलत आंक रहा है, कम शक्तिशाली नाप रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। और जहां तक चाइना और रशिया का सवाल है, वो उनकी बैकबोन है।
ये आपको मानना पड़ेगा। ईरान युद्ध लड़ रहा है ठीक है। चाइना के सपोर्ट पे, और कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट रशिया का उसके साथ है। और देखिए एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अब्बास अरागची भी मॉस्को गए थे, और तमाम तरीके के डिप्लोमेटिक चैनल ऑन है। तो ईरान एक, देखिए आप बोल सकते हैं कि वो युद्ध हार की तरफ जा रहा है, लेकिन उसने अपने, आज भी देश एक है, मिलिट्री रिसोर्सेज को इंटैक्ट रखा है, और जिस तरीके की वो फाइटिंग कर रहा है, इस तरीके के युद्ध में आगे 6 महीने से 1 साल तक वो इस तरीके की युद्ध लड़ सकता है। तो 6 अमेरिका महीने को अब से डिसाइड 1 करना साल, कि 6 महीने से 1 साल क्या ईरान इस तरीके का युद्ध लड़ सकता है? जल माथुर, क्या आप ब्रिगेडियर शारदेंदु के इस आकलन से सहमत हैं कि ईरान 6 महीने से 1 साल तक इस युद्ध को और खींच सकता है? देखिए दीपक, देखिए क्या होता है कि आपको जो युद्ध आप लड़ रहे हैं उसकी कीमत को आंकने की आवश्यकता होती है। उस युद्ध लड़ने के लिए तो आप 3 साल तक लड़ सकते हैं, 5 साल तक लड़ सकते हैं। गाजा का आपने क्या कर लिया? वो आज तक लड़ नहीं रहे हैं क्या? गाजा तो दिल्ली से भी 1/4 कुल मिलाकर के एरिया है। तो आप यूक्रेन का क्या हो गया? वहां भी 4-5 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए उसके लिए आपको आवश्यकता इस बात की है कि आपके ऊपर नुकसान कितना हो रहा है। एक पुराने जमाने की टर्म है फ्रिक विक्ट्री, जिसको कहते हैं कि आपको अगर विक्ट्री भी मिलती है, जीत भी आपकी होती है, तो वो 278 और 280 बिफोर क्राइस्ट में ये लड़ाई हुई थी। और उसमें ये कहा गया था कि उस विक्ट्री की कॉस्ट इतनी ज्यादा लगी थी उनके पीछे, उनके लिए, कि उनको ये लग रहा था कि इससे बेहतर होता कि हम ये युद्ध जीतते ही नहीं। तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति आप क्रिएट करना चाहते हैं और अपने देश को पूरी तरह से आर्थिक रूप से तबाह कर देना चाहते हैं, ऐसा कर देना, आज आपको गाजा को दोबारा बनाने में कम से कम 100 साल लगेंगे। क्या आप ईरान को भी उसी अवस्था में लाके छोड़ देना चाहते हैं? ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जहां तक सवाल लड़ते चले जाने का है माइंडलेसली, तो आप लड़ते चले जाएं। ईरान की और अमेरिका की मिलिट्री पावर में दीपक जमीन आसमान का अंतर है। और अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है उसको यहां होने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के पास इतनी काबिलियत है कि वो नेवाडा से भी उड़ करके और रास्ते में रिफ्यूलिंग करके और ईरान के ऊपर बमबारी कर सकता है। तो ये जितना डिफरेंस है वो समझने की जरूरत है। और इस प्रकार का हार्ड लाइन आइडिया लगा करके अपने देश को पूरी तरह से बर्बाद करवा देने की जो स्ट्रेटजी होगी, वो मुझे नहीं लगता कहीं होगी। और यही वजह है दीपक कि ईरान भी अभी प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से इस युद्ध को समाप्त किया जाए। और ईरान भी, लेकिन सिर्फ यही बात है कि जब भी कोई बातचीत होती है या जब भी कोई इस प्रकार का सिलसिला चलता है, तो दोनों देशों को एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना और बराबरी पर कंसिडर करने की आवश्यकता है। अगर अमेरिका लगातार ये सोचता चला जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ा दादा हूं और मेरे साथ में इनको झुकना पड़ेगा और ये सरेंडर करेंगे, डील में सरेंडर नहीं होता, डील में नेगोशिएशन होता है। तो अगर पर आपको डील लगता में है ट्रम्प का सरेंडर की एटीट्यूड उम्मीद ऐसा है, और ट्रम्प जिस तरीके से बिहेव करते हैं जनरल साहब, आपको लगता है कि ट्रम्प ये नहीं सोच रहे होंगे कि ये सेम प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं? वो तो ये सोच रहे होंगे कि हमने दबा दिया, मार दिया, नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, ईरान को खत्म कर दिया, पाषाण युग में जाने ही वाला है। ट्रम्प के इस एटीट्यूड से काम करेंगे? अभी जो स्टेटमेंट आया उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ईरान हमारे प्रेशर की वजह से, हमारे इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से और हमारे मिलिट्री प्रेशर की वजह से इस बात को करने के लिए तैयार हो गया है। इस तरीके की बात आप देखिए, जो कि आपके जो आपकी शख्सियत है, जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसके ऊपर हमला करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो ईरान एक बहुत पुरानी और बहुत एस्टेब्लिश्ड सभ्यता है, वो उनको मंजूर होगा। और ये बात मैंने कई दफा पहले भी कही है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यहां पर शांति चाहिए और फेस सेविंग एग्जिट चाहिए, तो उनको, मैं मिलिट्री बता रहा हूं, मिलिटरीली अमेरिका ने इनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं फेस सेविंग एग्जिट की बात कर रहा हूं। आप ये मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रेटजी, पब्लिक थ्रेट्स की स्ट्रेटजी, दूसरे देशों को ह्यूमिलिएट करने की स्ट्रेटजी, शिफ्टिंग गोल पोस्ट की स्ट्रेटजी, आपको इससे बाहर निकल के आना पड़ेगा।
आपको निर्णय करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। अमेरिका के पास कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं थी। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप अपने मिलिट्री प्लान को उम्मीद पर बेस नहीं कर सकते। अमेरिका ने अपने मिलिट्री प्लान को होप पे बेस किया कि मैं अब अयतुल्ला अली खामनेई और जो आईआरजीसी के तमाम लीडरों को खत्म कर दूंगा, साइंटिस्ट को खत्म कर दूंगा और बादशाह मरा, शतरंज का गेम ओवर। ये हुआ नहीं। इस उम्मीद पे अगर आपने मिलिट्री अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करी थी, इसी वजह से आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं था, कहां से किस तरीके से किस हालात में निकलेंगे। और अब अमेरिका अपने आप को यहां फंसा हुआ इसके लिए पा रहा है कि उन्होंने कोई इसकी कंटिंजेंसी प्लानिंग करके नहीं रखी थी। डॉक्टर अजीताभ, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि एक बार व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन कैरोलिन लेविट से पूछा गया कि ट्रंप ने किस आधार पर ईरान पर हमला किया है, क्या आपके पास जानकारी थी? तो उसने कहा नहीं, गट फीलिंग थी। तो क्या गट फीलिंग के बाद इतना बड़ा युद्ध लड़ा जा सकता है? क्या गट फीलिंग के आधार पर दुनिया को इस तरह की मुसीबत में डाला जा सकता है? हालांकि मैं ये कहूंगा कि मैं ईरान का बिल्कुल समर्थन नहीं करता जिस तरीके से वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हूती को सपोर्ट करता है और इसके अलावा वो हमास को सपोर्ट करता है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से गट फीलिंग के आधार पर यह कार्रवाई की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा दीपक जी। ये गट फीलिंग जो वो अपने इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, स्ट्रेटजी को दरकिनार कर देते हैं। उनके इंटेलिजेंस के चीफ जो तुलसी गबार्ड जी का रिजाइनेशन भी कहीं ना कहीं इसी मामले से निकला हुआ है। उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि कोई परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा था ईरान, ना केपेबल था। बिल्कुल, उसने तो ये भी कहा था, बिल्कुल उसने तो कहा था कि अमेरिका को खतरा ही नहीं है ईरान से अभी। और इन सारे जो उनके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, उनके जो भी सहायक थे, उनकी रिपोर्ट को दरकिनार करके अपने इंस्टिंक्ट को करना और अपने दम्भ को, बल्कि मैं कहूंगा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा, एक उनकी जो 1978 से ही उनके दिमाग में ईरान जो चल रहा है, खर्ग आइलैंड और तेल की जो उनकी हथियाने की नीति है, कहीं ना कहीं वो इन पे सुपीरियर हो गया है, ओवर पावर कर गया है। और उसी का परिणाम ये आज देख रहे हैं। देखिए, ये स्ट्रेटजी में कितना फेल रहे हैं दीपक जी। इनके पास एक बहुत बड़ी एक अवसर था इनके पास, आप कह लीजिए, जब यूक्रेन वॉर हुआ तो यूरोप इनसे और क्लोज हुआ। यूरोप को लेके ये और ज्यादा चीन और रूस को शायद अलग थलग कर सकते थे एशिया को लेके साथ चलते हुए, लेकिन इन्होंने ग्रीनलैंड का मुद्दा उठा के यूरोप को अलग कर दिया। नाटो इनसे अलग होता चला गया और उससे रूस और चीन को और नजदीक आने का मौका मिल गया, तो वो फ्रंट पे फेल हुए। साउथ अमेरिका का जो इनका वेनेजुएला और क्यूबा के साथ पॉलिसी है, उस पे कहीं ना कहीं ये फेल होते दिख रहे हैं। वहां के देश इनसे दूर होते गए। कनाडा जो इनका एकदम क्लोज नेबर है, उससे दूर होते गए। भारत जैसे देशों को जिस तरह से इन्होंने टैरिफ के मुद्दे पे फंसाया और उलझाया, इससे हर देश इन पे भरोसा भी कम हुआ। इनकी अनप्रेडिक्टेबल और बिना जो रणनीति और कूटनीति कहते हैं उसको दरकिनार करने की वजह से अमेरिका बहुत पीछे चला गया है। और इसकी वजह से ईरान को रीअसेंबल होने में, रीफोर्टिफाई होने में, रीस्ट्रेटेजाइज होने में टाइम भी मिल गया। अब तो वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, जो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स वो चला रहे हैं और हॉर्मुज को हथियार बना के निश्चित रूप से अब वो एडवांटेज की स्थिति में है। और कहीं ना कहीं जो ट्रंप की जो डोमेस्टिक एक तरह से कह लीजिए वहां प्रेशर है और जो इलेक्शन का मुद्दा है, उसकी वजह से अब वो पीछे दिखते रह रहे हैं। नैरेटिव सेट करना, ऑप्टिक्स क्रिएट करना वो अपनी जगह है, बट रियलिटी अब अमेरिका को भी चुभ रही है। रियलिटी अमेरिका को चुभ रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात, संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि अमेरिका जिस तरीके से इस पूरे मामले में गया, जनरल माथुर कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी, लेकिन अमेरिका अल्टीमेटली क्या चाहता था? अमेरिका अल्टीमेटली ये चाहता था कि ईरान के तेल पर भी उसका कंट्रोल हो जाए, जैसे वेनेजुएला में हुआ, जैसे इराक में हुआ, जैसे गल्फ के लगभग 22 देश हैं, 95% में पूरा तेल पर अमेरिका का कंट्रोल है। क्या वो अपने इस अल्टीमेट गोल के कहीं 0% भी पास जाता वो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ईरान को आज से अमेरिका कंट्रोल करेगा, उसके तेल को भी? देखिए दीपक जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ईरान के संदर्भ में पूरे मिडिल ईस्ट रीजन की उसकी जो स्ट्रेटजी रहती है,
उसमें इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कुछ गोल थे। पहला जो गोल था वो इजराइल को जाहिर है कि एक डिफेंस देने का और ईरान की इस्लामिक रिजीम को कमजोर करने का था, जिसको कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका ने उसको काफी सीवियरली हिट किया है। और वो जो आज रिजीम है वो अगर डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी से ऑपरेट कर रही है तो जाहिर है कि इस रिजीम को अमेरिका और इजराइल ने मिल करके घुटनों पर ला दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अमेरिका का ट्रम्प प्रशासन इस बात को बार बार क्लेम भी करता है कि उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स में बड़ी सफलता मिली है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को तो उन्होंने कंक्लूड भी बता दिया है कि अब हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया है। और अब दूसरा ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऑयल का जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे कि आपने स्वयं कहा वो इंटरेस्ट उसका वहां पर है। और मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की ये इस्लामिक रिजीम का जो एक प्रवृत्ति इजराइल को और अमेरिका को टारगेट करने की रहती थी, उसकी वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान को कमजोर करना चाहते थे। और अमेरिका अपने ऑयल के इंटरेस्ट को भी बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को बदलने की मंशा रखता था, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। हालांकि ये बात अवश्य है कि ईरान के इस्लामिक रिजीम ने जिस तरीके का रिस्पांस किया उससे अमेरिका सरप्राइज्ड हो गया। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का 28 फरवरी के बाद जो वीडियो उन्होंने जारी किया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमारे ऑपरेशन के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां पर लोग सड़कों पर आएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो जो एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन की अपेक्षा अमेरिका कर रहा था, जो कि विद्रोह की स्थितियां 28 फरवरी के पहले देखी थी, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसकी वजह से अमेरिका डिसअपॉइंटेड जरूर है, लेकिन अमेरिका का और इजराइल का ईरान के इस्लामिक रिजीम को हिट करने की जो उसकी जो मंशा रही वो अमेरिका ने पूरी की। और जिसके के बारे में अमेरिका के सभी राष्ट्रपति सोचा जरूर करते थे, हालांकि उन्होंने कदम नहीं उठा पाए वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है जो अन्य सोचा करते थे। तो मेरा ऐसा मानना है दीपक जी कि मैं मानता हूं कि अमेरिका और इजराइल को ईरानी इस्लामिक रिजीम को कमजोर करने में सफलता जरूर मिली है, लेकिन इस रिजीम के समक्ष जो दो ऑप्शन है, और मेरा मानना है कि अमेरिका इस ऑप्शन पर विचार कर रहा है कि या तो ईरान की इस्लामिक रिजीम अपने बिहेवियर में बदलाव लाए, जिसके के ऊपर अमेरिका इसमें लगातार फोकस कर रहा है, और या तो दूसरा जो ऑप्शन है कि उस रिजीम को ही बदल दिया जाए। तो पहला ऑप्शन भी उसको भी पूरा करने में एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन रिजीम चेंज का है वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। और जैसा कि आप जानते हैं सद्दाम हुसैन ऐसा ही एक तानाशाह था, इराक के जो तानाशाह थे उन्होंने भी अमेरिका को लगातार टारगेट करने की जब कोशिश की तो जॉर्ज H.W. बुश ने गल्फ वॉर 1 में सद्दाम हुसैन को हिट किया, कुवैत का ऑक्यूपेशन मुक्त कराया और सद्दाम हुसैन को काफी कमजोर किया था। लेकिन सद्दाम हुसैन की रिजीम को बदलने का जो कार्य है वो अमेरिका को एक दशक से भी ज्यादा समय का इंतजार करना पड़ा। और जॉर्ज H.W. बुश के सुपुत्र थे, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने पिता के छोड़े हुए कार्य को पूरा किया और एक प्रिटेक्स्ट देकर के कि आप WMD बना रहे हो एटसेट्रा एटसेट्रा। उनका जो मेन पर्पस था सद्दाम हुसैन को रिमूव करना था। तो सद्दाम हुसैन भी नहीं मानते थे और सद्दाम हुसैन भी लगातार अपनी हॉस्टिलिटी बनाए रखते थे। तो यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम अपनी हॉस्टिलिटी, अपनी जो अमेरिका इजराइल को टारगेट करने की प्रवृत्ति नहीं बदलती है, वो आतंकवाद को सपोर्ट करती है और अभी भी वो न्यूक्लियर वेपन को बनाने के एम्बिशंस रखते हैं, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये युद्ध और ये सीज फायर भी अगर रहेगा तो ये लंबा चलेगा और इसमें अमेरिका फिर रिजीम चेंज के लिए फुल एंड फाइनल जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में बनाएगा, अपना रणनीति बनाएगी। और संभव है कि इस प्रक्रिया में ट्रंप के बाद के आने वाले राष्ट्रपतियों को भी कार्य करना पड़े, लेकिन फिर वो रिजीम चेंज के ही ऑप्शंस अमेरिका के पास बचेंगे, हालांकि उसमें एक लंबा समय लग सकता है। तो ईरान के पास आज भी समय है, अपने आप को बदलेंगे। संजीव जी, मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु के पास चलता हूँ, फिर मैं जाऊंगा ट्रूस को लेकर जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर जेडी वेंस ने क्या कहा है। और दिलचस्प बात यह प्रेरणा, अमेरिका की तरफ से ही बयान आते हैं, ईरान की तरफ से जो बयान आते हैं कि भाई ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, उसको अमेरिका रिजेक्ट कर देता है, और अमेरिका की तरफ से जो बयान आते हैं उसको ईरान रिजेक्ट कर देता है। अभी तक जेडी वेंस के बयान पर जनता बता रहे कि मुस्तफा खामेनी ने कहा कि डील की या इस तरह के MOU की कोई बात नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर शारदेंदु, जिस तरह की मोजेक स्ट्रैटेजी ईरान ने बनाई हुई है, मान लीजिए अमेरिका का तेहरान पर भी कंट्रोल हो गया, तेहरान पर कंट्रोल हो गया, लेकिन उसके जो बाकी के प्रीवेंसेस हैं जहां पर IRGC और सेना बैठी हुई है, क्या वो अमेरिका पर हमला छोड़ देगी?
मुझे तो नहीं लगता, कम से कम। आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका हाइपोथेटिकल आंसर होगा कि अगर अमेरिका ने ईरान पे कब्जा कर लिया है तो नेचुरली ये उसके लिए कब्र होगा, वो उसके लिए अनदर वियतनाम होगा, उसके लिए अनदर अफगानिस्तान होगा। देखिए, फॉरेन लैंड पे अगर आप अपनी आर्मी को इस तरीके के मिशन पे भेजते हैं और वहां पे परमानेंट रिजीम चलाने की कोशिश करते हैं तो ये कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं है। चाहे छोटा कंट्री पे आप गए हो, बड़े कंट्री पे हो, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। और स्पेशली मिडिल ईस्ट में तो आप पूरी तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ इसराइल तक ही आपके सीमित रह गए। जिस तरीके से बयान आपने ओमान के अगेंस्ट भी दिया हुआ है, जिस तरीके से आपने बाकी कंट्रीज को उनके ऊपर ही छोड़ दिया, और जिस तरीके का प्रोटेक्शन लोग उम्मीद कर रहे थे, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, वो प्रोटेक्शन उनको मिला नहीं। तो एक आपका जो मिथ था कि आप पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो खत्म होता दिख रहा है। और ईरान में अगर आपने इंटरफेरेंस किया या वहां पे सत्ता बदलने की कोशिश की या ग्राउंड ट्रूप्स को कमिट किया, तो ये एक बहुत बड़ा आपका रिस्क है। आपकी सेना बड़ी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिकली सस्टेन कर सकते हैं, मिलिटरली आप वहां पे कुछ दिन तक बने रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, आपको वहां से वापस आना पड़ेगा, बहुत सारे बॉडी बैग्स आएंगे, एक एक सैनिक मारा जाएगा। और जिस तरीके की रिपोर्ट आज की डेट में आ रही है, जब आप इसको वन साइडेड आपने एयर स्ट्राइक किए, वन साइडेड नेवल ऑपरेशन चलाया, वन साइडेड आपने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, लेकिन उसके तहत भी आपकी काफी कैजुअलिटी हुई। आपने 15 अमेरिकन सोल्जर के मरने का ऑफिशियली डिक्लेरेशन किया है, लेकिन तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे न्यूज घूम रहे हैं जिसमें ये 700 से लेकर 400 तक का फिगर कोट करते हैं। तमाम आपके अमेरिकन सोशल मीडिया में इस तरीके की चीजें चल रही, तो नुकसान हुआ। और तमाम एरियल प्लेटफॉर्म 45 का नंबर होता है कि 45 एरियल प्लेटफॉर्म का नुकसान हुआ, तो नुकसान तो अमेरिका का बहुत हुआ। अगर इसकी और अब इसी तरीके का नुकसान वो सहन करना चाहते हैं तो बाय ऑल मींस आप ग्राउंड ऑपरेशन करिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो फ्रेजाइल सीज फायर की जब हम बात करते हैं तो ये काफी हद तक फ्रक्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक इशू जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, जो यूरेनियम एनरिचमेंट का इशू है, इसके लिए वो देखिए 60 दिन का समय मान रहे हैं, हो सकता है 90 दिन लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए। इस इशू को अक्रॉस द टेबल ही डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को ईरान नहीं हैंडओवर करना चाहता। अगर ईरान ने उसको हैंडओवर कर दिया तो ईरान की अस्मिता पे क्वेश्चन मार्क होगा, उसकी जो सोवरेनिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट अलग बात होती है, लेकिन किसी दूसरे देश को हैंडओवर करना उसके स्वामित्व को मानने की बात जैसी हो जाती है, तो इसके लिए ईरान एग्री नहीं करेगा। और जहां तक देखिए नजरिए का सवाल है, तमाम ऐसे इश्यूज उठ रहे हैं। आईआरजीसी को अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित करता है, अरे वो उनका फाइटिंग आर्म है, वो तमाम युद्ध की संरचना करते हैं। आप किसी आर्मी के एक विंग को बोलिए ये आतंकवादी, ऐसे तरीके का नैरेटिव आप अपने मीडिया में चला सकते हैं, लेकिन विश्व इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, नाटो मानने को तैयार नहीं कि ये मिडिल ईस्ट का इशू आप खुद निपटिए। जो नाटो का कंसर्न है वो हमारा यूरोप का और नॉर्थ अटलांटिक नेशन उन इलाके में लागू होता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पे जाता जा रहा है। इसीलिए देखिए फ्रेजाइल सीज फायर को अब परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, और मोस्ट लाइकली ये हो जाएगा। अमेरिका भी नहीं लड़ना चाहता, ईरान भी लड़ना नहीं चाहता। डिप्लोमेसी को एक इशू दीजिए और आगे इसका रिजल्ट देखिए। ठीक है, तो प्रेरणा आगे चले। बिल्कुल, और बात करते हैं, देखिए ईरान अमेरिका में भारी तनाव के बीच एक बार फिर से शांति का कबूतर उड़ता तो दिख रहा है। अमेरिका और ईरान मिडिल ईस्ट में जंग रोकने पर सहमत हो गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों पक्ष 60 दिनों के लिए सीज फायर को आगे बढ़ाने पर राजी हुए हैं, जिसका मकसद संघर्ष विराम को आगे बढ़ाना है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस प्रस्तावित डील की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि अभी कुछ मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। जेडी वेंस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान ईमानदारी से बातचीत कर रहा है। ईरान के साथ अब समझौते में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ शब्दों और शर्तों को लेकर बचा है, खासकर ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान इस मुकाम तक इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि अमेरिकी सेना ने सख्त कार्रवाई की है। लेकिन दुनिया के लिए अभी चिंता की बात यह है कि इस समझौते पर ट्रंप की सहमति नहीं मिली है। जेडी वेंस ने इस बारे में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप समझौते पर दस्तखत कब करेंगे, अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने दावा किया है
कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में कई बड़े और अहम समझौते किए हैं। ईरान ने सिर्फ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने पर ही सहमति नहीं दी है, बल्कि कई और रियायतें भी हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते का मकसद संघर्ष विराम को बढ़ाना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करना और हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रखना है। इसके लिए ईरान को 30 दिनों के भीतर समुद्री माइंस हटानी होंगी। खबर यह भी है कि अमेरिका इस डील के बदले ईरान को तेल बेचने की इजाजत दे सकता है। ऐसे में अब दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति ट्रंप पर टिकी हैं, जिनके मोहर के बाद इस डील को फाइनल माना जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर डील सही दिशा में है, जैसा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दावा कर रहे हैं, तो फिर बात इंतजार किस बात की है? राष्ट्रपति ट्रंप इस डील पर अपनी मुहर लगाने के लिए समय क्यों मांग रहे हैं? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रेरणा, शुरुआत करिए। बिल्कुल, तमाम गेस्ट हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। माथुर सर, जब बातचीत सही दिशा में चल रही है तो एक कंक्लूजन क्यों नहीं निकल पा रहा है? इस पर देखिए, सुबह भी हमने डिस्कशन किया था कि एक तरफ देखिए मिसकैलकुलेशन हुआ, एग्जिट पॉलिसी नहीं था, मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ऐसे में कंक्लूजन क्यों नहीं निकल पा रहा है? और ये तमाम नेगेटिव सिग्नल्स तो पूरी दुनिया के लिए बेहद बुरे हो सकते हैं। बिल्कुल प्रेरणा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेज आपने प्रयोग कर लिया है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। ईरान के पास अमेरिका के ऊपर उसके ऊपर ट्रस्ट करने का कोई वजह नहीं है। एक बार नहीं, 2015 में जब उन्होंने JCPOA पर साइन किए थे, 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको दरकिनार कर दिया, ट्रस्ट डेफिसिट आगे बढ़ता चला आ रहा है। आप देखें किस प्रकार से उन्होंने पिछले साल जून में हमला किया जब बातचीत चल रही थी, किस प्रकार से उन्होंने इस वर्ष हमला किया जब बातचीत चल रही थी। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है और रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, देखिए अमेरिका में भी दो प्रकार के लोग हैं अभी भी जहां पर नजर आ रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, उनकी जो एक सबसे बड़ी, मैं कहूंगा गलती कहें, कमजोरी कहें, जो भी कहें, 3-4 चीजें उनकी बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हैं। एक तो वो मैक्सिमम प्रेशर की जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, मैक्सिमम जितना एक कहावत है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या तो टूटेगा या दूसरा रास्ता निकाल लेगा। तो वो मेरे को लगता है एक मैक्सिमम प्रेशर जो बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वो। दूसरी बात, पब्लिक थ्रेट्स। आप जब डीलिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप पब्लिकली आकर के धमकाना शुरू कर देते हैं। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन इस प्रकार की चीज को एक्सेप्ट शायद ना करे। आप ओमान से बातचीत कर रहे हैं, ओमान को कह दिया हम आपको ध्वस्त कर देंगे, और भाषा आप देखिए किस प्रकार की है। तीसरी चीज है कि उनकी जो गोल पोस्ट्स हैं, वो कभी कहते हैं कि न्यूक्लियर, कभी कहते हैं हॉर्मुज, कभी कहते हैं ये। तो उनकी जो शिफ्टिंग गोल पोस्ट की जो स्ट्रेटेजी रही है वो, और सबसे बड़ी बात पर्सनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आज कहते हैं मेरा सबसे बड़ा दोस्त भारत है, कल कहते हैं भारत ने ये कर दिया, आप ईरान को ये कह रहे हैं। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म बिजनेस डील्स में शायद काम आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डील्स में या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में, डील नहीं कहूंगा क्योंकि डील एक गलत शब्द है, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप में इस चीज का मुझे लगता है कोई स्थान नहीं है। इसको एक सट्टेबाजी के कैटेगरी में ला करके रखा जा सकता है। तो अभी जो अमेरिका के पास जो चीज है, अब अगर ईरान ये कह देता है कि हमें न्यूक्लियर पर बातचीत नहीं करनी, हम HEU किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे और हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाए रखेंगे, तो किसी कीमत पे अमेरिका ये बातचीत को आगे बढ़ने नहीं दे सकता। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने जो डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स हैं उसमें और लचीलापन दिखाना पड़ेगा और उसका पॉजिटिव सिग्नल अभी निकालना पड़ेगा, जिससे कि बातचीत शुरुआत करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। प्रेरणा, अगर आपका मार्ग ही नहीं प्रशस्त है और आप बातचीत की टेबल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पहले ही आप कोई वीटो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है ये, तो मुझे लगता है कि इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और अब दो चीजें मुझे लगता है संभावना हो सकती है। पहली बात तो यह है कि ईरान के ऊपर इतना जबरदस्त आर्थिक प्रभाव पड़ेगा कि वहां के लोग शायद
जिस पे अमेरिका ने बहुत पहले से अपनी उम्मीदें बसा के रखी हुई थी, वहां कोई एक्शन होने की संभावना है। और दूसरी चीज ये है कि जब पूरा विश्व इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस प्रकार से बंद होने से पूरी तरह से ग्रस्त होगा, तो जिस प्रकार का एक एंटी ईरान जो एनवायरनमेंट बनने की संभावना है, उसका भी वो भी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो दीपक ने कहा था थोड़ी देर पहले, ईरान जो है वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी समर्थक देश है, और जो 13-14 उनके जो आतंकवादी जो उन्होंने रिंग ऑफ प्रेशर इजराइल के चारों तरफ लगा करके रखी हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, 47 वर्षों से ईरान में एक बहुत भयंकर आर्थिक कुप्रबंधन की परिस्थिति है, जिसकी वजह से आज ईरान की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा, और ठीक है। आपको अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के इसका कोई नतीजा निकाल सकता है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से क्या ईरान बाहर निकलता दिखाई दे रहा है? बड़ी बात कही थी अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कि या तो अमेरिका रिजीम चेंज कर दे। क्या ऐसा वो कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं। या एटीट्यूड चेंज करे, हमास, हिजबुल्लाह, हूती को समर्थन देना बंद करे, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका कहना बंद करे। लेकिन क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? मुझे इस बात की संभावना बिल्कुल फिलहाल तो कम से कम नहीं दिखाई देती। वो अपने स्टैंड पर कायम है, और ईरान इस वक्त ये लग रहा होगा कि हम भले से हार रहे हों, लेकिन हमने एक सुपर पावर को तो घुटने पर ला दिया। डॉक्टर अजीता, बड़ा सवाल, ये जो अंडरस्टैंडिंग है जिसके बारे में जेडी वेंस ने कहा, उसमें यह है कि ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी जा सकती है, जो न्यूज रिपोर्ट्स में दावा किया गया। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, ईरान वो तेल डॉलर में बेचेगा या ईरान वो तेल युआन में बेचेगा, जैसे चीन को बेच रहा है? क्या बाकी देशों को बेच पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यहां पर अगर ईरान को तेल बेचने की इजाजत दे दी, तो अमेरिका का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। देखिए, अभी ये सब इफ एंड बट तो चल रहा है दीपक जी। सबसे पहले तो हॉर्मुज खोलने की बात हो रही है। ईरान 30 दिन के अंदर हॉर्मुज खोलेगा, वहां से बारूदी सुरंगें जो बिछा रखी है उसको क्लियर करेगा, तब अमेरिका हॉर्मुज को खोलने की बात करेगा। तो हॉर्मुज खोलने के बाद सैंक्शंस हटेंगे, वो बेचेगा। निश्चित रूप से अमेरिका डॉलर के बिना वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, डॉलर में ही चोरी छिपे तो ईरान अभी भी बेच रहा है और युआन में भी बेच रहा है, और भारत से भी उसने इस तरह से पहले किया है। तो चोरी छुपे करना वो सब अलग है, शैडो फ्लीट से करना वो अलग है, लेकिन ऑफिशियली डी डॉलराइजेशन अमेरिका कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान को डॉलर में बेचना, अगर ये आता है मुद्दा, तो अगर उनको दिया जाता है परमिशन तो, लेकिन उसके पहले के एक्सरसाइज भी करने बाकी हैं। और निश्चित रूप से उसको सैंक्शन हटा के अगर तेल की परमिशन बेचने की दी जाती है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक अनिवार्य भी है, जरूरत भी है। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपने जो पेट्रोल और गैस के दाम अमेरिका में जो बढ़े हुए हैं, उससे निजात पाने के लिए इलेक्शन से पहले अमेरिका भी कोशिश करेगा। मुझे लगता है कोई ना कोई सहमति बनेगी। बाकी चीजें तो रेजिमे चेंज करना वो तो अब बहुत दूर की चीज हो गई। अमेरिका ने जो सोचा था, खास करके राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से सोचा, जितना अंडर एस्टिमेट किया और ओवर प्लेड किया चीजों को, वो अब उनको बहुत ज्यादा हर्ट भी कर रहा है, उनके सेंटिमेंट को भी, उनके प्रतिष्ठा को भी, और साथ साथ अमेरिका की इकोनॉमी को और अमेरिका की स्ट्रेटजी को भी कहीं ना कहीं उसके अपने पार्टनर उससे अलग होते जा रहे हैं। ये ओमान पे जो उसने स्टेटमेंट दिया, इसकी एक बहुत बड़ी इस पे विवेचना करनी होगी कि गल्फ के देशों पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। जब अमेरिका अपने पार्टनर्स को उड़ाने की बात कहता है, तो ईरान को वो क्या सोचेगा? अगर ऐसे हुआ तो कल को यूएई, सऊदी, किसी का भी नंबर आ सकता है। और इस तरह की तुनुक मिजाजी जो ट्रंप की है, ये तुनुक मिजाजी ट्रंप को तेहरान तो डूबेगा ही, डुबाएगा ही। जो आपने कहा ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो अमेरिका की डूबने की नौबत शुरू हो जाएगी। और चाहे वो या तो आप कह लीजिए मलक्का में उसकी डूबने की हो, या उसके अपने बैकयार्ड में जो वेनेजुएला और क्यूबा है, इससे यह इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस और चीन की ताकत बढ़ती जाएगी। जो देश इससे छिटक रहे हैं अमेरिका से, कहीं ना कहीं वो एक कॉमन ग्राउंड पे चीन रूस से जुड़ेंगे, चाहे वो ब्रिक्स के रूप में जुड़े या किसी और मुद्दे पे।
ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, हम सबको पता है कि कुछ हफ्तों पहले ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और खबर ही वहां से ये आई कि भाई बासित फोर्सेस और आईआरजीसी ने मिलकर जो विद्रोह करने वालों के लीडर्स थे और उसको बिल्कुल बेरहमी से कुचल दिया था। कई लोगों की मौत भी हुई। क्या आपको लगता है उस वक्त इजराइल और अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजिक गलती की, उसी वक्त उनको ईरान पर चढ़ जाना था, ईरान के ऊपर हमला कर देना था ताकि वहां पर जो विद्रोह भड़का है उसका भी वो इस्तेमाल कर पाते, उन लोगों को सपोर्ट करना था। ट्रंप यही कहते रह गए हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं, लेकिन जब वो आए तब आज देखिए राष्ट्रवाद का उबार ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। देखिए दीपक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ईरान के ऊपर ऑपरेशन करने का निर्णय किया वो अपने इसी असेसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए किया और संभव है कि उसमें वो गलत असेसमेंट कर बैठे कि ये जो लोग सड़कों पर उतरे थे वो एक बार हम ऑपरेशन कर लेंगे उसके बाद वो फिर से सड़कों पर आएंगे। लेकिन इसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम की जो तैयारियां थी, जो मजाक डिफेंस की स्ट्रेटजी हो या इस तरीके की जो कंटिजेंसी और वर्स्ट केस सिनारियोज में कैसे युद्ध को जारी रखना है, उसकी जो तैयारियां थी, अपनी जनता के अंदर एक किस तरीके का भय का जो वातावरण पैदा कर देना है, इंटरनेट को ब्लैकआउट करना, हालांकि वो पहले भी करते रहे, लेकिन ये जो क्रैकडाउन उन्होंने है एक युद्ध को दिखाते हुए कि हमारे ऊपर हमला हो गया है और ऐसे में ये जो क्रैकडाउन को उन्होंने जस्टिफाई वगैरह करने के लिए ईरान के ऊपर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स को अमेरिका और इजराइल ने हिट किया, लेकिन वहां से एक तस्वीरें भी बिल्कुल उन्होंने आने नहीं दी क्योंकि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर रखा था। लोगों को बिल्कुल भय में रखा कि आप अगर बाहर निकलने की आपने अगर कोशिश की तो आपके साथ बहुत बुरा हादसा हो सकता है। तो उन्होंने जो अपना भय और आतंक का जो एक वातावरण जो पहले से बना रखा था, अपनी जनता के ऊपर जो क्रैकडाउन वो पहले से ही कर रहे थे, उसको उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर किया और लोग भय की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि माथुर सर भी इस बात को कहते रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि यदि ईरान की जनता को स्पेस दिया जाए और यदि उनसे उनकी मूल इच्छा पूछी जाए तो वो जरूर चाहेंगे कि वहां पर एक परिवर्तन हो। और ये जो इस्लामिक रिजीम है उसने ईरानी जनता के ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं, महिलाओं के ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं। जितने भी लोग डेमोक्रेसी इत्यादि की सुधारों की मांग करते रहे हैं सब वो डिसअपियर्ड हो गए, जेलों में डाले गए, यातनाएं दी गई और उनको क्रश कर दिया गया। पब्लिक हैंगिंग कराई जाती थी, चौराहों पर बुलडोजर लगा करके लोगों को लटका दिया जाता था और ये दिखाया जाता था कि यदि किसी ने इस्लामिक रिजीम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका भी वही असर होगा जो इस बुलडोजर पे चौराहे पर लटका हुआ जो ये शख्स है उसका हुआ है। तो इसी तरीके का जो आतंक का जो वातावरण है वो किया। और आपको याद होगा दीपक जी की पब्लिक हैंगिंग कराने की जो तैयारी फिर से ईरानियन इस्लामिक रिजीम उस समय ही कर रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि यदि आपने पब्लिक हैंगिंग शुरू की तो फिर हम तुरंत ही इंटरवीन करेंगे। तो ये उसके बाद वो उन्होंने पब्लिक हैंगिंग टाल दी थी, लेकिन अभी जो हाल के समय में उन्होंने फिर से एक दो लोगों को इस तरह से हैंग किया है। तो ये स्पष्ट है कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने जो भयाक्रांत करके जो लोगों को रखा उसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ पाए। लेकिन दीपक जी एक बात में जो आपके पहले सवाल के जवाब में मैं एक कमेंट करना जरूर चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन में सर, मेरा टाइम खत्म हो गया है। हाँ, ईरान की इस्लामिक रिजीम को यदि उसके बिहेवियर को चेंज करना है तो अब्राहम एकॉर्ड्स को पुश करना जो कि अमेरिका ने शुरू किया है उसको और आगे बढ़ाना होगा और कंप्रहेंसिव तरीके से काइनेटिक एक्शन के माध्यम से भी, अन्य इकोनॉमिक मेजर्स के माध्यम से भी और डिप्लोमेटिक और एक डायलॉग जो अब्राहम एकॉर्ड्स के अंदर जो चल रहे थे उसको भी हमें अमेरिका को लगातार आगे बढ़ाना होगा। और जाहिर है कि पूरा विश्व भी इसको सपोर्ट करता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जाकर के इजराइल में अब्राहम एकॉर्ड्स को सपोर्ट किया था। ये डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो घृणा और आतंक की जो विचारधारा है उसके ऊपर विजय हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है और उसको भी एट द सेम टाइम आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, लेकिन क्या ईरान ऐसा कर पाएगा जो अभी तक कहता है कि डेथ टू अमेरिका और खास तौर पर डेथ टू इजराइल, जिसके लिए उसने अरबों जो है डॉलर इन्वेस्ट किए हैं आतंकी संगठनों को खड़ा करने में, मुझे बड़ी दूर की कौड़ी लगता है।